नदी के किनारे स्थित है। भारत के कुछ नगर और नदियों के किनारे स्थित हुई। आगरा जमुना, आगरा जमुना, मथुरा जमुना, दिल्ली जमुना, तीनों सवाल आ चुके हैं। दिल्ली जमुना, आगरा जमुना, मथुरा जमुना। गंगा नदी के किनारे हरिद्वार, सबसे पहले ऊपर ऋषिकेश है, ऋषिकेश, उसके बाद हरिद्वार गंगा के किनारे, उसके बाद कानपुर गंगा के किनारे, इलाहाबाद गंगा जमुना सरस्वती, तीनों नदियां यहाँ का संगम है। इलाहाबाद गंगा जमुना सरस्वती। पटना वाराणसी, पटना वाराणसी, ये सब के सब जो हैं गंगा नदी के किनारे स्थित हैं। लेह सिंध नदी के किनारे स्थित है। लेह सिंध नदी के किनारे स्थित है। श्रीनगर झेलम, दोनों सवाल बहुत बार आ चुके हैं। श्रीनगर झेलम, श्रीनगर झेलम, जम्मू तवी, लुधियाना फिरोजपुर सतलुज, लुधियाना और फिरोजपुर दोनों सतलुज नदी के किनारे स्थित हैं। सॉरी, अयोध्या सरयू नदी, अयोध्या सवाल आ चुका है। अयोध्या सरयू नदी के किनारे स्थित है। कटक महानदी, कटक महानदी, अजमेर लूनी नदी, भारत तथा विश्व की नमक वाली नदी जो है लूनी नदी है। सवाल आ चुका है लूनी नदी के ऊपर भी। तो अजमेर जो है वह लूनी नदी के किनारे स्थित है। डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र, डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र, गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र, दिसपुर ब्रह्मपुत्र, डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र, गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र और दिसपुर ब्रह्मपुत्र। हैदराबाद मूसी, हैदराबाद मूसी, हैदराबाद मूसी, जबलपुर नर्मदा, जबलपुर नर्मदा, जबलपुर नर्मदा, लखनऊ गोमती, लखनऊ गोमती बहुत बार सवाल आया है। लखनऊ गोमती, कोलकाता हुगली, दोनों सवाल बहुत बार आए। कोलकाता हुगली, लखनऊ गोमती। नासिक गोदावरी, नासिक गोदावरी, उज्जैन सिपरा जा श्रीपा, उज्जैन सिपरा जा श्रीपा। ये इम्पोर्टेंट जो, और ये सब के साथ सवाल आ चुके हैं। नगर किन नदियों के किनारे बसे हुए हैं? भारत में बंदरगाहें और विदेश की भी एक बंदरगाह मैं बताऊंगा। कांडला का बहुत बार सवाल आ चुका है। कांडला गुजरात में है, कांडला गुजरात में है। और सिंधु घाटी की सबसे पुरानी जो बंदरगाह थी वो थी लोथल, लोथल गुजरात में है। सिंधु घाटी की सबसे पुरानी बंदरगाह लोथल गुजरात में, कांडला गुजरात। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह या बम्बई बंदरगाह ये महाराष्ट्र में है, बम्बई में महाराष्ट्र में है। मरमागांव गोवा, मरमागांव गोवा में है। कोची केरल, कोची केरल। हल्दिया वेरी इंपॉर्टेंट, हल्दिया तेल शुद्ध कारखाना भी है, हल्दिया बंदरगाह भी है। कोलकाता पश्चिम बंगाल। पारादीप, पारादीप उड़ीसा में है, पारादीप उड़ीसा में है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है, तमिलनाडु में नहीं है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। इनोर,
इनोर तमिलनाडु, चेन्नई तमिलनाडु, चेन्नई तमिलनाडु। टूटीकोरन सवाल आ चुका है। टूटीकोरन, अब टूटीकोरन आ भी सकता है क्योंकि वहाँ समुद्री तूफान ने काफ़ी तबाही मचाई है इस साल में। टूटीकोरन तमिलनाडु, टूटीकोरन तमिलनाडु। ये थे इम्पोर्टेंट वर्ड। विश्व की जो एक ही बंदरगाह है जिसका नाम है शाबहार, शाबहार ईरान में है। भारत ने उसको डेवलप किया है। वहाँ से अफगानिस्तान तक रेलवे लाइन जानी थी। भारत ने कहा था हम बना देंगे, पिछले 4 साल में बनी नहीं। अभी ईरान ने कहा है, ईरान के साथ में भी संबंध खराब हो गए हमारे। ईरान ने कहा हम खुद बनाएंगे और चाइनीज़ ने उधर डेवलप करना शुरू कर दिया है। तो शाहबहार के ऊपर सवाल आ सकता है। हॉट टॉपिक है। शाहबहार जो है वह ईरान में है और भारत उसको बना रहा था। बांध, नेक्स्ट क्वेश्चन, डैम या बांध किन नदियों के किनारे हैं और कौन से प्रदेश में है? सवाल आता है, बार बार सवाल आता है। नंबर 1 जो इम्पोर्टेंट है, सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध नर्मदा में के ऊपर, सरदार सरोवर बांध नर्मदा के ऊपर गुजरात में है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा गुजरात में है। टिहरी बांध, टिहरी बांध भागीरथी नदी, टिहरी बांध 3 कॉलम बना लो, 3 खाने बना लो। टिहरी बांध नदी भागीरथी राज्य उत्तराखंड, भागीरथी उत्तराखंड। बनसागर बांध, बनसागर बांध नदी सोन मध्य प्रदेश। बनसागर बांध नदी ब्यास हिमाचल प्रदेश। भाखड़ा नंगल डैम, भाखड़ा नंगल डैम भारत का सबसे ऊंचा कंक्रीट से बनाया हुआ डैम। भारत का अगर सवाल है सबसे ऊंचा बांध कौन सा है तो वो है टिहरी बांध। टिहरी बांध जो है मट्टी और पत्थर से बनाया हुआ, लेकिन भाखड़ा डैम की ऊंचाई से ज्यादा है टिहरी बांध। भारत का सबसे ऊंचा बांध अगर क्वेश्चन आ जाए तो टिहरी बांध। और क्वेश्चन आए कि भारत का सबसे ऊंचा कंक्रीट बांध या स्टेट ग्रेविटी वाला बांध तो वो है भाखड़ा डैम। भाखड़ा नंगल डैम पंजाब, भाखड़ा नंगल डैम पंजाब। अलमती बांध, अलमती बांध कृष्णा नदी के ऊपर। भाखड़ा नंगल डैम है भूल गए, सतलुज नदी पंजाब, सतलुज नदी पंजाब। अलमती बांध कृष्णा नदी कर्नाटक। अलमती बांध बहुत बार सवाल आ चुका है, कृष्णा नदी कर्नाटक में है। कावेरी बांध, कावेरी बांध कावेरी नदी कर्नाटक, कावेरी बांध कावेरी नदी कर्नाटक। फराखाबाद, फराखाबाद गंगा नदी के ऊपर है पश्चिम बंगाल। फराखाबाद, फराखाबाद से बिजली नहीं पैदा होती, ये यातायात के लिए ट्रैफिक के लिए है। सवाल आ चुका है।
कि फराक्का बांध कितने मेगावाट बिजली पैदा करती है, 1100, 1200, 1400? जब बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये बांध जो बनाया है ये ट्रैफिक के लिए बनाया है, पानी से बिजली पैदा करने के लिए नहीं बनाया है। हीराकुंड बांध विश्व का सबसे लंबा बांध, सवाल आ चुका, भारत तथा विश्व का सबसे लंबा बांध महानदी के ऊपर उड़ीसा में है। हीराकुंड बांध महानदी उड़ीसा में है। हिमाचल के 2-3 बांध हैं इंपॉर्टेंट है। एनजेपी नफ्ता झाकड़ी प्रोजेक्ट, एनजेपी सतलुज नदी, एनजेपी सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश। कोल बांध, कोल बांध भी सतलुज नदी के ऊपर है हिमाचल प्रदेश। कोल बांध हिमाचल प्रदेश नदी सतलुज। पार्वती बांध अगर बन गया तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी पैदा करेगा ये। पार्वती बांध, पार्वती नदी हिमाचल प्रदेश। पार्वती और करेक्शन ब्यास नदी दोनों इकट्ठी हो जाती हैं। पार्वती नदी हिमाचल प्रदेश। नागार्जुन बांध, या जिसे नगरजुना बांध भी कहते हैं, 2 नाम है, या नागार्जुन कह देते हैं या नगरजुना बांध। कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश में जाकर है, क्योंकि वो कर्नाटक से होकर फिर आंध्र प्रदेश के अंदर घुसती है कृष्णा नदी, तो उसके ऊपर है, आंध्र प्रदेश में है। तो ये इम्पोर्टेंट बांध थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेडक्वार्टर। किस चीज का हेडक्वार्टर कहाँ है, कौन से देश में है, कौन से स्थान में है? सबसे इम्पोर्टेंट है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। जिनेवा है, जिनेवा में है। जिनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है, लेकिन स्विट्जरलैंड की राजधानी जिनेवा नहीं है। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्नी है, बर्नी। सवाल आ चुका है। तो जिनेवा, WHO जिनेवा। दूसरा क्वेश्चन जो आता है विश्व बैंक का हेडक्वार्टर वाशिंगटन USA, वाशिंगटन USA। तीसरा आता है संयुक्त राष्ट्र संघ का हेडक्वार्टर NY, न्यूयॉर्क USA। संयुक्त राष्ट्र संघ का हेडक्वार्टर NY, न्यूयॉर्क USA। चौथा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सार्क, SAARC, सार्क का हेडक्वार्टर काठमांडू। सार्क का हेडक्वार्टर काठमांडू। एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर मनीला। एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर मनीला, फिलीपीन की राजधानी, मैंने कल परसों टेस्ट में लिया था। कॉमनवेल्थ, जिसको हिंदी में राष्ट्रीय मंडल कहते हैं, राष्ट्रीय मंडल का हेडक्वार्टर लंदन। राष्ट्रीय कॉमनवेल्थ का हेडक्वार्टर लंदन है। FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, FAO का हेडक्वार्टर है रोम, इटली की राजधानी रोम। FAO रोम। IAEA, सवाल आ चुका काका। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी, IAEA का हेडक्वार्टर वियना। IAEA का हेडक्वार्टर वियना जो है वो ऑस्ट्रिया की राजधानी है, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। ICC एक क्रिकेट कंट्रोल जो है बोर्ड, उसका दुबई। ICC का हेडक्वार्टर दुबई, आजकल 2020 जहाँ चल रहा है, ICC का हेडक्वार्टर दुबई। IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF का हेडक्वार्टर वाशिंगटन। IMF का हेडक्वार्टर वाशिंगटन। ये जो जिनेवा है ये
4 संस्थाओं का हेडक्वार्टर है। एक WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन, बहुत बार सवाल आ चुका। ILO का हेडक्वार्टर भी जिनेवा का। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर भी जिनेवा है। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर भी जिनेवा है। और इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी का हेडक्वार्टर भी जिनेवा है। इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी के ऊपर 2 सवाल और आ चुके हैं। विश्व की सबसे पुरानी संगठन का नाम लिखो। इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी। दूसरा सवाल इसके ऊपर आया है, ये इस सोसाइटी का गठन कब हुआ? 1863 में, 1863 में। तीसरा क्वेश्चन इसके ऊपर आ चुका, इसका जन्मदाता कौन है? हेनरी डुनांट। जन्म 1863, जन्मदाता हेनरी डुनांट। साइंस का क्वेश्चन आता है ये हेनरी डुनांट। इंटरपोल इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, इंटरपोल को कहते हैं इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर पेरिस। इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस दोनों को मिक्स करते हो। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर है हेग। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर है हेग, लेकिन इंटरपोल का हेडक्वार्टर है पेरिस। इंटरपोल का हेडक्वार्टर है पेरिस। नेटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नेटो का हेडक्वार्टर है ब्रुसेल। एक बार सवाल आ चुका है, ये ट्रीटी, नेटो जो है इस संगठन का जन्म कब हुआ? 1949। इस संगठन का जन्म जो है 1949 में हुआ। ये सवाल आ चुका है 1949। तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक, जिसमें विश्व 2 भागों में बटा हुआ था शीत युद्ध के बाद, कोल्ड वॉर के बाद, ईस्टर्न ब्लॉक और वेस्टर्न ब्लॉक। वेस्टर्न ब्लॉक ये अमेरिका जो जितने भी गोरे हैं सब उसमें शामिल हैं। तो उन्होंने लड़ाई करने के लिए एक संगठन बनाया जिसका नाम नेटो। रूस के साथ जितने और सहयोगी थे उन्होंने बनाया था वार्सा पैक्ट। तो नेटो का जन्म सवाल आ चुका है। नेटो अभी भी जिंदा है, वार्सा जो है, वार्सा पैक्ट खत्म हो गया है। नेटो 1949। ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर लुसेन जो है वो भी स्विट्जरलैंड में है। ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर लुसेन। यूनेस्को UNESCO का सवाल आ चुका है। यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को का हेडक्वार्टर है पेरिस। और यूनिसेफ UNICEF यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, जो अंतर्राष्ट्रीय बाल संकट कोष जिसको कहते हैं, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क। जो ग्रीटिंग कार्ड निकलते हैं ये यूनिसेफ के, वो है ये हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क। ये थे हेडक्वार्टर जितने भी हैं, और जो बार बार आ चुके हैं वो मैंने बता दिया है। आगे है हमारी जो पार्लियामेंट। हमारी पार्लियामेंट के 3 भाग हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा एंड राज्यसभा। सवाल आ चुका, क्या राष्ट्रपति पार्लियामेंट का हिस्सा या भाग है या नहीं भाग है? लोकसभा और राज्यसभा। राष्ट्रपति के ऊपर जो सवाल आ चुके हैं इस प्रकार है।
राष्ट्रपति देश का नंबर 1 नागरिक होता है। राष्ट्रपति देश का नंबर 1 नागरिक होता है। जो अभी हमारे राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी, वो 14वें राष्ट्रपति हैं। 14वें राष्ट्रपति हैं। सवाल आता है ये बार बार, कितने राष्ट्रपति हैं? 14वें राष्ट्रपति हैं। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है। राष्ट्रपति गवर्नर की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति गवर्नर की नियुक्ति करता है। जितने भी संवैधानिक पद हैं उनकी नियुक्तियां राष्ट्रपति करता है। जैसे महालेखक परीक्षक, जिसको सीवीसी कहते हैं, महालेखा परीक्षक सीवीसी, महालेखा परीक्षक सीवीसी, चेयरमैन यूपीएससी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के चीफ जस्टिस की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और जितने भी संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग हैं उनकी नियुक्तियां राष्ट्रपति करता है। जैसे प्राइम मिनिस्टर की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति आर्टिकल 356 के अंतर्गत, राष्ट्रपति आर्टिकल 356 के अंतर्गत किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। राष्ट्रपति 356 आर्टिकल के अंतर्गत किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। राष्ट्रपति आर्टिकल 352 के अंतर्गत, 352 के अंतर्गत देश के कुछ भाग या पूरे देश में आपातकाल इमरजेंसी लगा सकता है। पूरे देश में या देश के कुछ भाग में इमरजेंसी लगा सकता है। इमरजेंसी के ऊपर सवाल आ चुके हैं 2-3। आज तक देश में कितनी बार इमरजेंसी लगी? 3 बार। इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी उस समय जो इमरजेंसी लगी 1975, 3 बार इमरजेंसी लग चुकी है। सवाल आ चुका है। फाइनेंशियल वित्त आपातकाल 360 के अंतर्गत राष्ट्रपति देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा सकता है। फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल। राष्ट्रपति दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को बुलाता है और संबोधित करता है। राष्ट्रपति दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को बुलाता है और संबोधित करता है। लेकिन दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा का स्पीकर करता है। दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता स्पीकर करता है राष्ट्रपति के ऊपर। इतने ही सवाल आ चुके हैं। नेक्स्ट है लोकसभा। लोकसभा कार्यकाल 5 वर्ष। इसका कार्यकाल कम भी हो सकता है अगर जो रूलिंग पार्टी है या रूलिंग दल है जो सेंटर में, वो अपना बहुमत खो जाए तो लोकसभा को भंग करना पड़ता है, दोबारा इलेक्शन होते हैं। अगर बहुमत खो जाए तो लोकसभा कार्यकाल 5 वर्ष। इसको निचला सदन कहते हैं, लोअर हाउस। संविधान के अनुसार लोकसभा की संख्या 552 होनी चाहिए। संविधान के अनुसार लोकसभा की संख्या 552।
संविधान के अनुसार लोकसभा की संख्या 552 होनी चाहिए। 552 में से 550 चुनकर आने चाहिए और 2 को राष्ट्रपति मनोनीत करेगा। वो 2 एंग्लो इंडियन समुदाय के होने चाहिए। एंग्लो इंडियन समुदाय, क्रिश्चियन नहीं, एंग्लो इंडियन, ना ही बौद्ध ना ही जैन, एंग्लो इंडियन समुदाय के सवाल आ चुका है। लेकिन परंतु इस समय लोकसभा की संख्या 545 है। 545 में से 543 लोगों द्वारा चुनकर आए हैं। 2 को राष्ट्रपति ने मनोनीत किया है जो एंग्लो इंडियन के समुदाय हैं। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसका कोई कार्यकाल नहीं है। सवाल में पूछा हुआ था। राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है, परमानेंट स्थायी सदन है, इसका कोई कार्यकाल नहीं। इसे उपरला सदन कहते हैं, अपर हाउस। राज्यसभा को उपरला सदन कहते हैं, अपर हाउस। संविधान के अनुसार राज्यसभा की संख्या 250 होनी चाहिए। संविधान के अनुसार राज्यसभा की संख्या 250 होनी चाहिए। 238 चुनकर और 12 को राष्ट्रपति मनोनीत करेगा। 238 प्लस 12 250। लेकिन इस समय राज्यसभा की स्ट्रेंथ 245 है। 245 233 चुनकर 12 को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। राज्यसभा के एमपी का चुनाव एमएलए द्वारा होता है। हर एक स्टेट को वैकेंसी दे देते हैं और एमएलए जो है उनका चुनाव कर उनको पार्लियामेंट में भेजते हैं। ये जो प्रक्रिया है 2026 तक जारी रहेगी। 2026 के बाद में ही इसमें बदलाव आ सकता है। जहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करें तो संविधान में संशोधन कर भी बदली हो सकता है। लेकिन 2026 तक यही चलेगा, क्योंकि जितने भी व्यक्ति लोकसभा के एमएलए चुनकर आते हैं ये सब संख्या के ऊपर, पॉपुलेशन की कितनी पॉपुलेशन कहाँ है उसके ऊपर निर्भर है। तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति से ले लेते हैं। राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति का चुनाव अगर एक शब्द आए तो उसको कहते हैं निर्वाचन मंडल। राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन मंडल द्वारा होता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव राष्ट्रमंडल द्वारा होता है। उसमें क्या है, राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा के चुने हुए सदस्य, राज्यसभा के चुने हुए सदस्य, विधानसभाओं के चुने हुए सदस्यों की वोटिंग के द्वारा हर एक व्यक्ति की वोट की कीमत होती है। कार्यकाल 5 वर्ष, इलेक्शन लड़ने के लिए कम से कम आयु 35 वर्ष। फिर कह रहा हूं, कार्यकाल 5 वर्ष, इलेक्शन लड़ने के लिए आयु कम से कम 35 वर्ष। चुनाव
लोकसभा के चुने हुए सदस्य, राज्यसभा के चुने हुए सदस्य और विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य की वोटिंग तरह उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का सभापति होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। उपराष्ट्रपति को वोटिंग का अधिकार नहीं है। इलेक्शन लड़ने के लिए उपराष्ट्रपति की आयु कम से कम 35 वर्ष, कार्यकाल 5 वर्ष। उपराष्ट्रपति का चुनाव दोनों सदनों की लोकसभा तथा राज्यसभा के जितने भी एमपी हैं उनकी वोटिंग के द्वारा, कोई चुने हुए का कोई ये नहीं है। उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के ऊपर जो और सवाल आ चुके इस प्रकार हैं। राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया देता है और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को पद और गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति देता है। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र, अगर राष्ट्रपति रिजाइन करे तो उपराष्ट्रपति को देता है। अगर उपराष्ट्रपति रिजाइन करे तो अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देता है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, देश में अगर राष्ट्रपति ना हो और उपराष्ट्रपति भी ना हो तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कार्यवाहक राष्ट्रपति का काम करता है जब तक दोनों में से एक निर्वाचित ना हो जाए। एक ऐसा समय आया जब भारत में ना राष्ट्रपति था ना उपराष्ट्रपति, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हिदायतुल्लाह, सवाल आ चुका है, हिदायतुल्लाह ने कार्यवाहक राष्ट्रपति का काम किया। एक समय ऐसे भी भारत में आया जब राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हुआ, निर्विरोध चुना गया। उस व्यक्ति का नाम है एन संजीवा रेड्डी। एन संजीवा रेड्डी, सवाल आ चुका है, भारत का पहला मुस्लिम राष्ट्रपति नाम आ चुका जाकिर हुसैन, और भारत का प्रथम सिख राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह, सिख राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह। नेक्स्ट है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभाएं। विधानसभा जो है उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, कम भी हो सकता है अगर कोई भी पार्टी अपना बहुमत खो जाए। विधानसभा में एमएलए जाते हैं। एमएलए को इलेक्शन लड़ने के लिए कम से कम आयु 25 वर्ष, कार्यकाल 5 वर्ष, चुनाव लोगों द्वारा होता है, चुनाव लोगों द्वारा होता है। विधान परिषद जो है आजकल सिर्फ 6 राज्यों में है, यूपी, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र
आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। आंध्र प्रदेश ने सेंटर में रिकमेंडेशन कर भेजा है विधान परिषद को समाप्त करने के लिए, लेकिन अभी तक समाप्त नहीं हुई है। तो इन 6 राज्यों में विधान परिषद है। जम्मू एंड कश्मीर में थी, वो 5 अगस्त पिछले साल खत्म कर दी गई विधान परिषद। विधान परिषद का भी उसी प्रकार है जैसे राज्यसभा में इलेक्शन लड़ने के लिए आयु कम से कम 30 वर्ष की होनी चाहिए, कार्यकाल 6 वर्ष। राज्यसभा का कम से कम आयु 30 वर्ष, एमपी के लिए कार्यकाल 6 वर्ष जो उसका एमपी। उसी प्रकार विधान परिषद का जो एमएलसी है, इलेक्शन लड़ने के लिए उसके लिए भी 30 वर्ष आयु, कार्यकाल 6 वर्ष। सुप्रीम कोर्ट के जो जितने भी जज हैं उनकी रिटायरमेंट एज 65 वर्ष, कार्यकाल 5 वर्ष। इसमें वो थोड़ी सी एक उसने कुंडी लगाई हुई है, 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले, 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले, अगर 62 साल का बनेगा तो उसे 3 साल ही मिलेंगे, लेकिन 65 साल में उसे रिटायर होना ही पड़ेगा। उसी प्रकार हाई कोर्ट के जजों की रिटायरमेंट एज 62 वर्ष, कार्यकाल 5 वर्ष। 5 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो पहले। पंचायती राज, भारत में पहली पंचायत 2 अक्टूबर 1959, भारत में पहली पंचायत 2 अक्टूबर 1959 नागौर राजस्थान में आरंभ हुई। 100 साल हो चुका है पहली पंचायत। उस फिर देश में पंचायती राज नहीं था। कल मैंने पढ़ाया था 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत, 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत भारत में पंचायती राज का निर्माण हुआ है और 74वें संविधान संशोधन से नगर पालिका आदि का निर्माण हुआ है। कल पढ़ाया 73वें संविधान संशोधन से पंचायती राज। पंचायती राज 3 स्तरीय है, 3 टियर सिस्टम, ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति और जिला परिषद। ग्राम पंचायत जो पहली इकाई है, इसके सब के चुनाव लोगों द्वारा, इसके जितने पंच, सरपंच और उप सरपंच, सबका चुनाव लोगों द्वारा होता है। प्रधान जिसको कहते हैं, प्रधान को इलेक्शन लड़ने के लिए कम से कम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए, कम से कम आयु 21 वर्ष। ब्लॉक समिति और जिला परिषद की इकाइयों के चुनाव भी लोगों द्वारा होते हैं। ये चुनाव लोगों द्वारा होते हैं, लेकिन ब्लॉक समिति का चेयरमैन, जिला परिषद के चेयरमैन का चुनाव चुने हुए व्यक्तियों के द्वारा होते हैं। चुने हुए व्यक्तियों के द्वारा होते हैं। एक सवाल पूछ रहा, 73वां संविधान संशोधन से पंचायती राज हुआ है। तिहत्तरवां संविधान संशोधन से पंचायती राज, 74वें संविधान संशोधन से नगर पालिका आदि। भारत में सभी राज्यों में पंचायती राज है, नागालैंड को छोड़कर।
बाकी भारत के सभी राज्यों में और केंद्रीय शासित प्रदेशों में पंचायती राज है। अभी एक पेपर करा देता हूं, बाकी कल कराया जाएगा। सबसे ज्यादा पढ़े लिखों वाला राज्य जो है वो है केरल। सबसे अधिक पढ़े लिखों वाला राज्य केरल। क्षेत्रफल की दृष्टि से, काका ये सवाल बार बार आ रहा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। सबसे छोटा गोवा, सबसे छोटा गोवा। और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश। सबसे छोटा सिक्किम, 32 MLA हैं सिक्किम के, और यूपी के 403। 2011 की जनगणना के अनुसार, ये जो जनगणना है हर 10 साल के बाद में होती है। 2001 में हुई, उसके बाद 2011 में, अभी 2021 में फिर जनगणना हुई होती। पहली नियमित जनगणना भारत में 1881 में आरंभ हुई, 16 आ चुका है। 1881 में पहली बार जनगणना भारत में आरंभ हुई, 16 चुका है जनगणना के ऊपर, क्योंकि इसमें सवाल आ गया इसलिए बता रहा हूं मैं। तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे घनी आबादी वाला बिहार, पहले पश्चिम बंगाल था। 2001 में सवाल पूछा, ये 2001 की जनगणना के अनुसार सबसे घनी आबादी वाला प्रदेश कौन सा था, तो पश्चिम बंगाल है उसका आंसर। और 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे घनी आबादी वाला बिहार है। बिहार ने नंबर कटता होगा, पश्चिम बंगाल था। और सबसे कम आबादी वाला पर स्क्वायर किलोमीटर अरुणाचल प्रदेश। 2001 में भी वही था और 2011 में भी वही है। उसी प्रकार विदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश रूस। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश रूस। नंबर 2 कनाडा, नंबर 2 कनाडा, नंबर 3 USA, नंबर 4 चाइना, नंबर 7 भारत। उसी प्रकार जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश चीन, नंबर 2 भारत। क्लोज होता जा रहा है, काट देगा उसका भी नंबर। कोरोना में तो भी कटने वाला ही है USA का नंबर। सब जगह झंडे गाड़ रहा भारत। तो जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा चीन, नंबर 2 भारत, नंबर 3 USA। क्षेत्रफल तथा जनसंख्या दोनों की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश वाटिकन नगर रोम, इटली में है। ये विश्व में सबसे ज्यादा मुस्लिम, इसमें सबसे ज्यादा मुस्लिम है इंडोनेशिया, मुस्लिम पॉपुलेशन। नंबर 2 भारत, 3 पाकिस्तान। पाकिस्तान से ज्यादा है भारत में मुस्लिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध महानदी के ऊपर है। हीराकुंड बांध महानदी, अभी मैंने पूरे डैम पढ़ाए हैं, दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा। हीराकुंड महानदी के ऊपर है।
विश्व का सबसे लंबा बांध, भारत का सबसे लंबा बांध। पहला सिनेमा शो भारत में 1896 में आरंभ हुआ। पहला सिनेमा शो भारत में 1896 में। भारत की पहली मॉक फिल्म, ना बोलने वाली फिल्म, राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र 1912 में आरंभ हुई। 16 का पिछली बार आया हुआ था हमीरपुर वाली फिल्म अलमारा। हैप्पी वैली टी एस्टेट पढ़ाया मैंने। हैप्पी वैली टी एस्टेट जो है दार्जिलिंग में है, टी एस्टेट। और अगर हैप्पी वैली कर सवाल आ जाए तो वो है शिलोंग में। हैप्पी वैली शिलोंग, हैप्पी वैली टी एस्टेट दार्जिलिंग। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने और भी कहा, दिल्ली चलो दिल्ली दूर नहीं, दिल्ली चलो दिल्ली दूर नहीं। और इसी के साथ मिलता जुलता है, आज़ादी मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे पाकर रहूंगा, बाल गंगाधर तिलक। वेरी इंपॉर्टेंट। आज़ादी मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे पाकर रहूंगा, बाल गंगाधर तिलक। वो मैंने आपको पढ़ाया था पहले भी। आराम हराम है पंडित नेहरू, जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री। ये सबके सब आ चुके हैं। वी फॉर विक्ट्री, ऐसे ऐसे दुनिया करती रहती है। वी फॉर विक्ट्री विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल दूसरे विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल। और भारत को जब स्वतंत्रता मिली उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे क्लेमेंट इटली। सवाल आ चुका है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, BARC, बार्क, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्रोम्बे में है। काका जी सवाल मैक्सिमम बार आ चुका है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर BARC, बार्क, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्रोम्बे, बॉम्बे के नजदीक स्थान है ट्रोम्बे, वहाँ है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर BARC, भाभा अणु अनुसंधान केंद्र। बार्क, बार्क का फुल फॉर्म भी बहुत बार आ चुका है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ये। और इसरो, ISRO, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु। ISRO फुल फॉर्म आ चुका है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो स्पेस के बारे में, अंतरिक्ष के बारे में रिसर्च करता है। इसी के साथ में एक और सवाल आता है, HAL, HAL, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक लिमिटेड का कारखाना बेंगलुरु। HAL, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक लिमिटेड, जिसमें ये जहाज बनता है तेजस, भारत का छोटा लड़ाकू जहाज तेजस। लक्ष्य भी वहाँ ही बनता है, पायलट लेस एयरक्राफ्ट, पायलट के बगैर चलने वाला एयरक्राफ्ट लक्ष्य है। दलाल स्ट्रीट महाराष्ट्र में है, बॉम्बे में दलाल स्ट्रीट, यहाँ हमारा स्टॉक एक्सचेंज है। सवाल आ चुका है, दलाल स्ट्रीट कहाँ है? बॉम्बे में है। वहाँ क्या है? हमारा स्टॉक एक्सचेंज है। अगला सवाल है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट। विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट, ये कहाँ है? ये नेपाल में है। विश्व के पहले दो व्यक्ति एवरेस्ट पर चढ़ने वाले, तेंजिंग और एडमंड हिलरी। विश्व के जो जितने भी सवाल एवरेस्ट के ऊपर आ चुके हैं, 2 मिनट रह गए, बस यही कराऊंगा। जितने सवाल एवरेस्ट के ऊपर आ चुके हैं, पहले एवरेस्ट किस स्थान पर है? एवरेस्ट किस देश में है? नेपाल में है। तो विश्व के पहले दो व्यक्ति एवरेस्ट पर चढ़ने वाले, तेंजिंग और एडमंड हिलरी। एडमंड हिलरी न्यूजीलैंड का रहने वाला, तेंजिंग भारत का रहने वाला, दार्जिलिंग का रहने वाला है। दार्जिलिंग में क्या है? हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट, HMI दार्जिलिंग, दार्जिलिंग का रहने वाला है। पहली भारतीय महिला एवरेस्ट पर चढ़ने वाली, बहुत बार सवाल आ चुका, बी चंद्रीपाल। पहली महिला एवरेस्ट पर चढ़ने वाली बी चंद्रीपाल।
पहली महिला 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ने वाली संतोष यादव। पहली महिला एवरेस्ट पर चढ़ने वाली 2 बार चढ़ने वाली संतोष यादव। संतोष यादव पहली महिला 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ने वाली संतोष यादव। पहला भारतीय बगैर ऑक्सीजन के एवरेस्ट पर चढ़ने वाला फू दौरजी या अंग दौरजी। फू दौरजी या अंग दौरजी सवाल आ चुका है। फू दौरजी, एक ने लिखा HAL का फुल फॉर्म फिर बताओ। हिंदुस्तान एयरोनॉटिक लिमिटेड, HAL, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक लिमिटेड। पहला भारतीय 2 बार एवरेस्ट चढ़ने वाला नवान गुम्बू, N गुम्बू। नवान गुम्बू 2 बार एवरेस्ट चढ़ने वाला पहला भारतीय। फिर कह रहे हो HAL, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक लिमिटेड। एयरोनॉटिक लिमिटेड के कारखाने में मैंने एक बताया सबसे पहले तेजस। तेजस जो है छोटा लड़ाकू जहाज भारत का तेजस। उसके बाद में लक्ष्य, पायलट के बगैर चलने वाला जो भारत में बनाया हुआ जहाज है वो लक्ष्य। UAV भारत का अनमैन्ड एरियल व्हीकल निशांत। ओके बाय, टाइम खत्म।